हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक जो है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास को आरंभ करना था, जैसा कि मैंने वचन दिया था आपको। और आधुनिक भारत से हम शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास की। मॉडर्न इंडिया में जो अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी विदेशी जातियां जो हैं भारत में आई थीं, व्यापार भी होते थे। 2000 साल पहले भी रोम से, रोमन साम्राज्य जो था उससे व्यापार हुआ करता था। उसके बाद भी व्यापार निरंतर होता रहा। 13वीं से 16वीं सदी के मध्य विश्व इतिहास में या यूरोपियन हिस्ट्री में बात करें तो वहां पर पुनर्जागरण की स्थिति आ रही थी। वहां मतलब भारतीय इतिहास को आधुनिक भारत जहां से बांटा है ना, और विदेशी इतिहास में या यूरोपियन हिस्ट्री में उसे 13वीं से 16वीं सदी का समय माना है, जहां से उनकी आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है। और पुनर्जागरण, रिनेंजा, रिनेंजा जो शब्द है आपने सुना होगा। रिनेंसा का अर्थ होता है पुनर्जागरण या पुनरुत्थान, पुनः जागना। ठीक है। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 16वीं सदी में किया गया था, इटली के बेसारी के द्वारा किया गया था। पुनर्जागरण शब्द का पहली बार अर्थ। पुनर्जागरण का ही एक पार्ट था धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में ये जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन चला, जो कि पूरे यूरोप में फैल गया और ईसाई धर्म दो भागों में बढ़ गया, कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट। जिन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, यहां इसको धर्म सुधार आंदोलन का हिस्सा, जो कि पुनर्जागरण का ही एक पार्ट था। अब बात आती है कि पुनर्जागरण जब हो रहा था तो विदेशी जगह ऐसी खोजी जा रही थी, विदेशी धरती खोजी जा रही थी जहां से व्यापार किया जा सके। ठीक है, व्यापार किया जा सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है, या अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि मतलब लेजेज फेयर की नीति, पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाए सभी मंडियों को। पूरी दुनिया की जो मंडियां हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। स्वतंत्र व्यापार की नीति थी लेजेज फेयर नीति। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र के जनक, एडम स्मिथ, उन्होंने लेजेज फेयर की नीति दी। लेजेज फेयर का मतलब है उदार नीति, यानी पूरा खुला स्वतंत्र व्यापार की नीति इसको कहते हैं। उसी व्यापार के अंतर्गत एक सिद्धांत था वाणिज्यवाद। ये ना कनेक्ट है एक दूसरे से। जैसे कि मैंने कहा, हम करने तो जा रहे हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, परंतु ये शुरुआत कहां से होती है उसको लेके चल रहा हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण, रिनेंजा, ये इसका टाइम है 13वीं से 16वीं सदी। ठीक है। और इसी के पार्ट था एक, उसका नाम था धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चला मार्टिन लूथर की अध्यक्षता, नेतृत्व में। धर्म सुधार आंदोलन हुआ था मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जर्मनी में। ठीक है। और इसी का पार्ट था भौगोलिक खोजें। मंडियों को देखने के लिए भौगोलिक खोजें की गई, और भौगोलिक खोजों के दौरान ही जो है विभिन्न देश खोजे गए, जगह खोजी गई जहां व्यापार के लिए जो है उनके बाजार प्राप्त किए जाएं। और इसी में जो था, एक था सिद्धांत, मैंने पहले बता दूं, अर्थशास्त्र के जन्मदाता, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ।
और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था लेज़र फेयर, यानी इसका अर्थ है स्वतंत्र व्यापार, पूरी तरह उदार नीति अपनाई। अगर कभी आ जाता है लेज़र फेयर की नीति किसकी थी, तो एडम स्मिथ की थी, ठीक है। और इसकी पुस्तक है जिसमें यह दिया है वेल्थ ऑफ नेशन। ऑफ नेशन, इस बुक में जो है 1776 में इसे सिद्धांत दिया था, 1776 ईस्वी में। देखिए पुनर्जागरण का टाइम है 13वीं से 16वीं सदी, एक लंबा समय था, धीरे धीरे पुनर्जागरण हुआ था। उसी का एक पार्ट है धर्म सुधार आंदोलन, जर्मनी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुआ और इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा और ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया, कैथोलिक जो पहले के परंपरावादी थे और प्रोटेस्टेंट जो ने सुधार किया था। भौगोलिक खोजें हुई क्योंकि पुनर्जागरण हो रहा था, तो नए बाजार की तलाश हुई और इसी दौरान 18वीं सदी में एडम स्मिथ ने लेज़र फेयर का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है। और इसी का एक पार्ट था आगे चल के वाणिज्यवाद, मर्केंटाइलिज्म, वाणिज्यवाद, ठीक है। तो ये ना एक कड़ियां जुड़ी हुई हैं। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की हम शुरुआत कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, इसी से समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। आगे इसी में जो है वाणिज्यवाद का ही एक पार्ट है, उसको बाद में बढ़ा करके कर दिया साम्राज्यवाद, यानी राजनीतिक अधिकार करना शुरू किया, ठीक है। वाणिज्यवाद का ही एक पार्ट है साम्राज्यवाद, ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, वाणिज्यवाद कैसे, आधुनिक भारत का इससे संबंध क्या है। अभी कई बच्चे, कई लोग जो आप में से सुन रहे हैं, श्रोता या जो देख रहे हैं, व्यूवर्स जो हैं, वो सोच रहे हैं कि कहां आधुनिक भारत और कहां ये चीज कैसे हैं। तो मैं अब बता रहा हूं ना कैसे जुड़ रही हैं ये। वाणिज्यवाद आ गया, वाणिज्यवाद का एक सिद्धांत था 3G, ठीक है। 3G ये थर्ड जनरेशन वगैरह का नहीं है, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, ये जनरेशन है इन मोबाइल के संबंध में या तरक्की के संबंध में। यहां 3G का मतलब है गॉड, 1G, ग्लोरी, दूसरा G, और गोंड, तीसरा G, ठीक है। वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या था, 3G सिद्धांत। गोड का मतलब है ईश्वर, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार। जब उन्होंने भौगोलिक खोजें की, नए देशों में पहुंचे, नए द्वीपों में पहुंचे, तो वहां पर जो है उन्होंने 3G का सिद्धांत, मतलब आपस में कंपटीशन था इनमें, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, इंग्लैंड, इन सभी में कौन किस देश पर जाकर व्यापार करता है या वहां साम्राज्यवाद यानी कि अधिकार करता है। इससे क्या होगा, 3G यानी गॉड, ईसाई धर्म का प्रचार, ग्लोरी यानी इससे ग्लोरी मिलेगी यानी कि प्रसिद्धि, और इससे धन भी प्राप्त होगा, स्वर्ण। तो 3G का सिद्धांत कहां किसका है, वाणिज्यवाद का सिद्धांत है, जब उन्होंने इन 3G पर काम करना शुरू किया था। अब इसी क्रम में यह करना पड़ा वाणिज्यवाद में कि किसी भी देश को उपनिवेश बनाया जाए, अपनी कॉलोनी बनाया जाए, उस पर अधिकार किया जाए, उसको अपने अधीन किया जाए, उसको कॉलोनी बनाया जाए, वहां से कच्चा माल प्राप्त करें और अपने देश में जाकर के उसको
तैयार करें और उसी को मार्केट के रूप में इस्तेमाल करें जो दूसरा देश था। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि एक तो हमें धन की प्राप्ति होगी और हमारी प्रसिद्धि, जितना बड़ा साम्राज्य हमारा होगा उतनी बड़ी प्रसिद्धि होगी, और हम अपने धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार भी कर सकेंगे उस देश में। इसी क्रम में भारत की बात करेंगे। अब आप समझ गए कि कैसे आधुनिक भारत की हम बात कर रहे थे और कैसे ये पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ था, भौगोलिक खोजों से जुड़ा हुआ था। पुनर्जागरण का पार्ट था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें हुई तो भारत के लिए नए मार्ग खोजे गए, क्योंकि भारत से पहले भी व्यापार तो होता ही था। ऐसा नहीं था कि भारत को खोजा था, भारत के लिए एक नवीन मार्ग की खोज हुई थी, क्योंकि प्राचीन 2000 साल पहले भी रोम से व्यापार भारत का होता ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे तो लिखा आता है कि भारत की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ऐसा नहीं है, वास्को डी गामा ने एक नए मार्ग की खोज की, भारत के लिए नवीन मार्ग खोजा था। व्यापार तो पहले भी होता था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे शुरुआत में कि कैसे, मतलब वाणिज्यवाद का सिद्धांत है 3G, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। यानी किसी देश पे अधिकार करो, उसको अपना उपनिवेश बनाओ, वहां से धन की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि होगी और ईसाई धर्म का प्रचार भी किया जाएगा। ठीक है, तो यह था 3G का सिद्धांत वाणिज्यवाद के अंतर्गत, और इसी वाणिज्यवाद के कारण साम्राज्यवाद पनपा, साम्राज्य को बढ़ावा मिला। कहते हैं कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का सूरज कभी, मतलब क्या कहते हैं, अस्त नहीं होता था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, कहीं ना कहीं सूरज उगा ही रहता था किसी ना किसी देश में। तो इतना विशाल साम्राज्य था, आधी दुनिया का साम्राज्य लगभग ब्रिटेन जैसे छोटे से देश ने कर लिया था। बिल्कुल छोटा सा देश है और यूरोप का एक देश है, आप जानते ही हैं, उत्तरी यूरोप में ब्रिटेन है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे वाणिज्यवाद का ही पार्ट था साम्राज्यवाद, जिसमें दूसरे देशों पर अधिकार करना बताया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं कि भारत, भौगोलिक खोज में भारत की खोज कैसे हुई। ठीक है, क्या है कि यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान विदेशी, मतलब देशों को खोजने की, नवीन देशों को खोजने के लिए जो है वो एक होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया। और इसी कंपटीशन के अंतर्गत जो है स्पेन, इटली का था कोलंबस, वैसे आपको बता दूं, पर उसको प्रायोजित किसने किया था, स्पॉन्सर किसने किया था, स्पेन ने। इसलिए लिखा था स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जबकि था वो इटली का। स्पेन ने तो उसको स्पॉन्सर किया था, प्रायोजित किया था, धन दिया था उसकी खोज के लिए। ठीक है, नाव वगैरह की या जहाज जो थे, बड़ी नावों की व्यवस्था करवाई थी वो स्पेन ने करवाई थी, जबकि वास्तव में जो कोलंबस था जिसने अमेरिका की खोज की थी, वो इटली का था। इसी क्रम में हम जानते हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तुक्के से हुई थी, वैसे थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यहां पर जो है महाद्वीप है यूरोप, ठीक है, आगे एशिया आ जाता है, ये यूरोप है, ये इटली है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। और यहां जो है अफ्रीका है। और इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, और इधर जो है साउथ अमेरिका है, और यहां है अटलांटिक महासागर।
ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1492 में कोलंबस जो है स्पेन से चंदा। स्पेन यूरोप का एक काफी बड़ा देश है, वो यहां है यूं। ठीक है, यहां से चंदा के उसने सोचा दुनिया तो गोंद है, ठीक है, दुनिया जो गोंद है, अगर हम दूसरे तरफ से भी जाएंगे, क्योंकि भारत जाने के लिए पहले ये रास्ता था, ठीक है, तो यहां जो है ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा है, भारत देश है। तो ऐसे पहले व्यापार हुआ करता था स्थलीय मार्गों से, परंतु जैसे कि हम जानते हैं कि 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। यह है रोमन साम्राज्य। एक राजधानी यहां इटली में है, रोम, और एक राजधानी कहां है, यहां पर। यह है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, वर्तमान में तुर्की का इस्तांबुल एक नगर है, नाम सुना होगा, इस्तांबुल। एक फिल्म भी हिंदी में आई थी, मिशन इस्तांबुल। तो इस्तांबुल एक तुर्की का एक नगर है, काफी फेमस है। तो तुर्की को हम यूरोप और एशिया दोनों में रखते हैं, कुछ पार्ट उसका एशिया में है तो कुछ पार्ट यूरोप में है। ठीक है, आप टर्की को देखना, अभी जो भूकंप टर्की में ही आया था, हाँ, भारत ने सहायता भी की थी। आप जानते हैं कि भारत और तुर्की की जब भारत ने सहायता की थी तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, तुर्की में भूकंप आने पर, अब वर्ष 2023 की बात कर रहा हूं मैं, तुर्की में भूकंप आने पर भारत ने उसकी सहायता की। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। तो वही टर्की है जिसकी हम बात करें, वही कुस्तुनतुनिया प्राचीन नाम है इस्तांबुल का, और इसी तुर्की का एक नगर है इस्तांबुल, जिसका प्राचीन नाम है कुस्तुनतुनिया। रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि एक राजधानी उसकी पश्चिम में इटली में थी, रोम, और एक राजधानी थी पूर्व में कुस्तुनतुनिया। अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ कि व्यापार कैसे करें, तो भारत, क्योंकि भारत से व्यापार हमेशा यूरोप के लिए लाभप्रद रहा, बहुत ही फायदेमंद रहा था, और ऐसी स्थिति में यूरोप के देश जो हैं भारत की खोज के लिए, भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए निकल पड़े। तो नए मार्ग की खोज करने के लिए उनको इधर जाना पड़ेगा। तो दुनिया तो गोंद है, कैसे भी पहुंच जाएंगे, गोंद होंगे तो दूसरे रास्ते से पहुंच जाएंगे। तो ये सोच करके स्पेन से कोलंबस चला था, वो इटली का, पर यहां से चला और उसने ये मार्ग चुना। यहां कुछ द्वीप हैं, वो इन पर पहुंच गया, जिसको हम कहते हैं ना वेस्ट इंडीज। वो जब पहुंचा तो उसने सोचा कि ये है इंडिया, तो इंडिया नाम रख दिया। किंतु आज हमें पता है कि वो इंडिया नहीं था, इसलिए नाम आज भी वैसा का वैसे ही छोड़ा हुआ है, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज, पश्चिमी भारत कहते हैं आज उसको। वैसे भी आज भारतीय जनसंख्या वहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति वगैरह भी जो हैं, प्रधानमंत्री, वो कई तो भारतीय हिंदू बने हुए हैं वहां। चलो, तो इस प्रकार से वो पहुंचे, और वहां लोग जो थे ब्लैक कलर के थे, और धूप में उनकी त्वचा चमकती थी रेड कलर की। तो इंडियन तो कहा ही उनको, क्योंकि उनकी त्वचा रेड चमकती थी, तो रेड इंडियन नाम दे दिया। रेड इंडियन, वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया गया, वेस्ट इंडीज। तो वो कुछ उन द्वीपों पर ही पहुंचा था। वास्तव में अमेरिका नामकरण जो हुआ है वो इटली के एक और यात्री के द्वारा हुआ है। इटली का एक यात्री था अमेरिगो वेस्पुची।
अमेरिगो वेस्पुची, ये था इटली का। ये जब घूमने आया, क्योंकि खोज तो कर ही नहीं थी, तो ये जब घूमने आया, इसने यहां के बारे में पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक उस समय बहुत ज्यादा बिक्री वाली थी। मतलब उसकी प्रतियां जो है बहुत ज्यादा यूरोप में बिकी थी, कि वो अमेरिका के बारे में जानकारी देने वाली थी। इसलिए क्या कहते हैं इनको, बेस्ट सेलर बुक। तो बेस्ट सेलर बुक में आ गई वो पुस्तक, और उसी कारण से लोगों ने उस देश का जो महाद्वीप थे दोनों, उनका नाम इसी के नाम पे रख दिया, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका। उत्तरी महाद्वीप को कहा गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण वाले को दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका नाम दिया गया। आज भी दो महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश जो है, ताकतवर अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी के नाम पर है, इटली के यात्री के नाम पर। कैसे कैसे नामकरण होते हैं देख लो, ठीक है। तो जैसे कि हमने आरंभ किया था भारतीय इतिहास का, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि भारत का नामकरण कैसे कैसे हुआ, ठीक है। भारत, हिंदुस्तान या इंडिया, तो आपको याद ही होगा, आरंभ चैप्टर देखना उसमें। अब इस प्रकार से ये अमेरिका की खोज कब हुई, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, ठीक है। अब बात आती है कि भारत के लिए कैसे खोजा, क्योंकि हमें करना तो आधुनिक भारत है। अब क्या है कि बिल्कुल इसके चिपका हुआ एक देश है, छोटा सा बिल्कुल यहां पर, उसका नाम है पुर्तगाल, ठीक है। यहां से एक यात्री चला वास्को डी गामा, उसने सोचा अफ्रीका का चक्कर लगा करके जाऊं मैं। प्रशांत महासागर से जो है अफ्रीका के दक्षिण में मुड़ा वो, यहां पे तो एक बहुत बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर यहां है, ठीक है, ये है मेडागास्कर। ठीक है, बहुत बड़ा द्वीप है ये। दक्षिणी अफ्रीका, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका है ना, वैसे अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर है यहां, और एक यहां पर द्वीप है जिसे हम आज जो कहते हैं, आज तो कहते हैं आशा अंतरिप, यानी कि केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका के दक्षिण में है केप ऑफ गुड होप, यानी आशा अंतरीप। यहां से होता हुआ वो जो है यहां हिंद महासागर में प्रवेश कर गया, और ऐसे करके जो है वो यहां पहुंचा इस जगह पर। क्योंकि ये मैंने जगह देखी है, जब वास्को डी गामा आया था मैंने खुद वहां देखा है, कालीकट में कप्पक नामक एक बंदरगाह था उस समय, ठीक है। कालीकट तो एक बहुत बड़ा नगर है जिसके वर्तमान में कोझिकोडे कहा जाता है, कोझिकोड या कोझिकोडे। कालीकट नाम नहीं है, कोझिकोडे नाम है। एक समुद्र तटीय नगर है, अरब सागर के तट पर है, केरला में है, उत्तरी केरला में। क्योंकि मैं गया था कालीकट काफी 2019 में हम सहपरिवार गए थे, तो यहां पर जो है वो पहुंचा आशा अंतरिप होता हुआ, अफ्रीका के दक्षिण से चक्कर लगाता हुआ पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, 20 मई 1498 को। और यह जगह कौन सी है, कालीकट का एक बंदरगाह था। वर्तमान नाम क्या है, कोझिकोड, ठीक है। तो हमें यह सब चीजें ध्यान रखनी है, तभी ये टॉपिक समझने के लिए आपको विश्व का नक्शा भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। विश्व में भारत की स्थिति किस रूप में है वो देखनी पड़ेगी, तभी इन चीजों को समझ में आएगा। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने स्पेन के जो है स्पॉन्सरशिप से और भारत के लिए खोज के लिए आरंभ की यात्रा। अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ वो एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा जो उसको पता भी नहीं था कि वो भारत नहीं है। उसने सोचा भारत है तो उसको नाम दे दिया इंडिया,
और अब वर्तमान में इसको वेस्ट इंडिया या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में कुछ द्वीप थे, जिन्हें आज उनमें कुछ देश हैं। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कुछ देशों का समूह है। वो द्वीप हैं, वो स्वतंत्र देश हैं। त्रिनिदाद, टोबैगो वगैरह वगैरह जो है आप देख सकते हैं। तो वहां पहुंचा, वहां के लोग काले रंग के थे, ब्लैक कलर के थे, ठीक है, बाल घुंघराले थे, परंतु उनके जो है सूरज में उनकी त्वचा चमकती थी रेड कलर की, इसलिए वहां के लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियन नाम दिया। इसी क्रम में आगे चल करके, क्योंकि खोज तो अमेरिका की हो ही गई, इसी क्रम में जो है आगे चल करके इटली का एक यात्री अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचा। उसने वहां के बारे में एक पुस्तक लिखी जो दुनिया की उस समय के हिसाब से बेस्ट सेलिंग बुक थी, और उस बुक के कारण यूरोप के लोगों ने उन महाद्वीपों के नाम, 2 महाद्वीपों की खोज हुई, उनके नाम रख दिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम से ही अमेरिका। उत्तर वाले पार्ट को उत्तरी अमेरिका, दक्षिण वाले पार्ट को दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिगो वेस्पुची इटली का एक यात्री था, उसकी बुक खूब फेमस हुई, इसी के कारण इन महाद्वीपों का नाम पड़ा। और पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाल एक बहुत छोटा देश है, यूरोप में स्पेन के चिपटा हुआ, और अटलांटिक महासागर है उसके मतलब एक तरफ तो क्या है, स्पेन है, और बाकी ये जो है इस तरफ इस तरफ इस तरफ ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां से वास्को डी गामा निकला, अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ दक्षिण में है आशा अंतरिप, और एक बड़ा द्वीप पड़ता है अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में, उसका नाम है मेडागास्कर। फिर वो गया यहां से और इस तरीके से यहां पहुंचा कांडिकट, जिसे हम कोझिकोड कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिखते हैं अब। वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली यात्री जो कि अपने हेक्टर नामक जहाज से अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत के लिए नवीन मार्ग की खोज हेतु रवाना हुआ। आशा अंतरीप होता हुआ, यानी कि केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत के दक्षिण में कांडिकट, वर्तमान में उत्तरी केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है कांडिकट, बड़ा नगर है, मेरा देखा हुआ है पूरा, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। इसका नाम है कोझिकोड। पहुंचा, वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यह बात अरब व्यापारियों को
पसंद नहीं आई। यह बात अरब व्यापारियों को पसंद नहीं आई। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यात्री था, जो कि अपने हेक्टर नामक जहाज से अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत के लिए नवीन मार्ग की खोज हेतु रवाना हुआ था पुर्तगाल से। और आशा अंतरिप जो कि दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में है, आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत के दक्षिण में कांडीकट यानी केरन पहुंचा। वहां के शासक, कांडीकट का शासक उस समय था जमोरिन, जो कि एक पदवी थी, उसका स्वागत किया। यह क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया, मैंने किसी एग्जाम में दिया है कि कांडीकट के शासक जमोरिन ने जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत किया। यह बात किन्हें पसंद नहीं आई? अरब व्यापारियों को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके व्यापार पर असर पड़ने वाला था। पहले अरबों का व्यापार भारत से होता था। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि इसको मार्ग में रास्ता किसने दिखाया था? गुजराती व्यापारी था अब्दुल मनीक। ठीक है, कई जगह अब्दुल मजीद भी लिखा होता है, अब्दुल मनीक या अब्दुल मजीद, उसने ये मार्ग दिखाया था इसको। ठीक है, लिख देता हूं। गुजराती यात्री अब्दुल मजीद, कई जगह मनीक लिखा होता है, ने वास्को डी गामा को मार्ग दिखाया, यानी मार्गदर्शन किया था। ठीक है, मार्ग का दर्शन करवाया था, तो मार्गदर्शक होता है ये। तो मार्गदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद या मनीक। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा है। और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कहां पहुंचा? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कांडीकट में पहुंचा। ठीक है, 20 मई 1498 को। और आप ध्यान रखिए कि वास्को डी गामा जो था, जब यहां से उसको जमोरिन ने गरम मसाले, काली मिर्च के व्यापार के लिए छूट दे दी सामान खरीदने की। और वास्को डी गामा ये सामान लेकर जब गया तो सारा यात्रा खर्च निकाल करके 60 गुना लाभ पहुंचा। 100 रुपए का उसने सामान लिया, तो 60 से गुना कर दो, 60 गुना 100 यानी वो 6000 रुपए कमाए उसने। 100 रुपए का यहां सामान लिया, 6000 रुपए जाके वहां कमाए, तो 60 गुना अधिक लाभ पहुंचा उसको। वास्को डी गामा को जमोरिन ने गरम मसाले तथा काली मिर्च, ठीक है, को ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने यात्रा खर्च निकाल कर 60 गुना अधिक की कमाई की। ठीक है, समझ गए
कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कांडीकट में पहुंचा। कांडीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन ने उसे गरम मसाले, काली मिर्च ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने अपना वहां सामान जो बेचा, काली मिर्च, गरम मसाले वगैरह, उससे पूरा यात्रा खर्च निकाल लिया सारा। उसके बाद 60 गुना अधिक लाभ कमाया था। ठीक है, तब यूरोपियन लोग फिर और ज्यादा आकर्षित होने लगे। और ये भारत के लिए इस मार्ग की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पहले से ही भारत से व्यापार हो रहा था यूरोप का, तो क्योंकि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। वो मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण नवीन मार्ग की आवश्यकता हुई। इसी क्रम में पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, फिर वास्को डी गामा ने आसांतरित होता हुआ दक्षिण भाग से, और वो जो है कांडीकट पहुंचा भारत के दक्षिण में, और इस प्रकार से भारत के लिए एक नवीन मार्ग की खोज हुई। फिर अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत में आईं। आरंभ में ये कंपनियां व्यापार के सिलसिले में आई थी। फिर वाणिज्यवाद का सिद्धांत था साम्राज्यवाद। वाणिज्यवाद के अनुसार अधिकार करना था, साम्राज्यवाद का प्रयोग किया गया और भारत को अपने अधीन कर लिया गया। वहां से शुरुआत होगी। आरंभ में ये कंपनियां जब स्थापित हुई तो इन कंपनियों की स्थापना के समय जो है इनका उद्देश्य तो व्यापार का था, क्योंकि वाणिज्यवाद का सिद्धांत स्वतंत्र व्यापार की नीति को बताता था। पर वाणिज्यवाद में ही आगे साम्राज्यवाद जब आया तो अधीन लाने का प्रयास किया, और अधीन में आपस में पहले कंपनियों को लड़ना पड़ा था। पहले कंपनियों को आपस में लड़ना पड़ा था। तो कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई थी? देखिए, कंपनी और स्थापना वर्ष। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्थापना 1498। ठीक है। दूसरी थी अंग्रेजी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में। तीसरी कंपनी थी डच। डच ये हॉलैंड के निवासी थे, 1602 ईस्वी में। ठीक है। और चौथी जो थी डेनिस, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 ईस्वी में। पांचवी थी फ्रांस, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 ईस्वी में। और अंत में थी स्वीडन की स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1731 ईस्वी में। देखो, ये इन कंपनियों का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। यह इनका क्रम है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रहेगा ना, ये करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हमसे भी पूछा जाता है। और केबीसी में जो पहली बार केबीसी 5 करोड़ का हुआ था ना, सुनील कुमार ने जीता था 5 करोड़ वाला। पहले 5 करोड़ जो जीते थे सुनील कुमार ने, वो यही क्वेश्चन था आखिरी, 5 करोड़ वाला क्वेश्चन था। ये इनका क्रम था जो ये बताना था। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसमें कई लोग अपने अपने बना के रखते हैं ना, जैसे ट्रैक तरीका शुरू में तो कर सकते हो। हालांकि बड़ी परीक्षाएं जो RS वगैरह हैं उनमें हमें इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से बचना चाहिए। ठीक है। छोटे कांस्टेबल वगैरह में तो ठीक चल जाएगा, परंतु बड़ों में शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी। इसमें जो शॉर्ट ट्रिक बनती है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा। देखिए, पुत्र यानी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच,
डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडिश। हो गए 6 की 6। पुत्र का मतलब है पुर्तगाली। ए का मतलब अंग्रेज, डा का मतलब डच, डैड यानी डेनिस, और फै का मतलब फ्रांसीसी, सै का मतलब स्वीडिश। पुत्र अड़ा डैड फंसा बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक के लिए एक बार याद करने को, परंतु वास्तव में हमें बड़ी परीक्षाओं में इन चीजों को याद में रखना ही पड़ेगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिस 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश सबसे अंत में 1731। अब आपको बता दूं कि डच जो हैं ये वास्तव में कौन है? हॉलैंड के निवासी थे, उनको डच कहा जाता है। हॉलैंड का ही अब नया नाम क्या है? नीदरलैंड। ठीक है, हॉलैंड को ही हम क्या कहते हैं? नीदरलैंड। ठीक है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। अब कैसे इन कंपनियों में आरंभ में होड़ हुई, अधिकार करने की होड़ हुई, इस क्रम में इनको आपस में लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपस में लड़ करके अंग्रेज अंत में विजयी होंगे, जैसे कि विभिन्न लड़ाइयां होंगी, हम बताएंगे, वेदरा का युद्ध, बांडीवास की लड़ाई वगैरह वगैरह। इन सभी लड़ाइयों के द्वारा फाइनल कौन जीतेगा उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिर हम उपस्थित होंगे। अब आपको आधुनिक भारत जो है शुरुआत कर दी है, मॉडर्न इंडिया, बहुत सी परीक्षाएं, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, आईएएस, इन सब में ये जो है मॉडर्न इंडिया का पोर्शन बहुत अधिक पूछा जाता है। तो सभी जो है स्टूडेंट्स से निवेदन है कि वे क्लास को ध्यान से देखें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो रिवाइंड करें, और सबसे बड़ी बात है, अगर इसी प्रकार से चाहते हैं आप कि मैं पढ़ाता रहूं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए इसके, क्योंकि तभी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। आप समझ ही गए होंगे कि प्रोत्साहन के लिए भी तो मुझे भी तो प्रोत्साहन चाहिए ना। आप लोगों अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लोगों से कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, और फिर देखोगे मैं आपको निरंतर ऐसा करवाता रहूँगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।